Namaste everyone and welcome to Super Rats Cat. Today we'll be discussing the detailed solutions of the CMAT 2024 Slot 1 question paper. So start करते हैं straight away QA section से. So the first set of three questions are based on a caselet जहाँ पर number of students के बारे में data था. In an engineering college total 240 students से कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक बेसिक टेबल आप इससे बड़ी कन्वीनियंटली बना सकते हैं. द टेबल वुड लुक समथिंग लाइक दिस कि कंप्यूटर साइंस में टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 31 एंड टोटल स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर साइंस 60, मैकेनिकल में 120 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, टोटल 240 आपके पास आ जाते हैं. अब जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस के आंसर्स इस टेबल को देखकर बड़ी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन था बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल. बॉयज हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल ये नंबर कितना आएगा. सो अगर हम चलें बॉयज हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल पे, so you will find कि 69 is the number, right? Boys who opted for mechanical और total number of students in electronics. ये total number of students in electronics, this number is 60 और boys who opted for mechanical is 69. तो 69 60 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो कुछ नहीं करना है, ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं. 69 minus 60 upon 60 into 100. 69 minus 60 will be 9. 9 by 60 into 100. That effectively translates to 9 into 5 by 3. 45 by 3, 15% answer. So ये straight forward question 69 minus 60 upon 60 into 100. You can do the math after this. ठीक, तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल. गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल ये नंबर है 51. इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. 51 60 का कितना परसेंट है. अगेन 51 60 का कितना परसेंट है. डायरेक्टली मैं कैंसिल करके 5 टाइम्स और 3 टाइम्स कर दूं. 20 से कैंसिल करा, 3 से कैंसिल करा इसको, 17 टाइम्स, 75 से कितना आ जाएगा 85%. यू कैन क्विकली चेक कि आपका आंसर यही है या नहीं. थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स इन इंजीनियरिंग कॉलेज, वो डायरेक्टली आपको टेबल से मिल जा रहा है. आंसर 102. ठीक, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो दो स्टेटमेंट्स हैं. राम और श्याम कैन फिनिश अ टास्क टुगेदर इन 6 days. श्याम कैन फिनिश इट इन 8 days अलोन एंड देन राम विल टेक 24 days. क्या ये सही है? तो टाइम एंड वर्क का स्टैंडर्ड अप्रोच एक 8 दिन ले रहा है, एक 24 दिन ले रहा है. तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 दिन. इसका रेट, राम का रेट आ जाएगा 3 का, श्याम का रेट आ जाएगा 1 का. कंबाइंड रेट राम प्लस श्याम का आ जाएगा 4 का. 6 दिन में खत्म कर देंगे, मतलब दिस इज ट्रू. सिमिलरली यू कैन सिंपली कैलकुलेट कि 6 पर्सन वर्किंग 8 आवर्स, मतलब 48 मैन आवर्स के करस्पॉन्डिंग 8400 का पेमेंट है. तो क्या आप क्विकली चेक कर सकते हो कि 6 आवर्स पर डे के हिसाब से 9 लोग, विच वुड मीन 54 क्या करस्पॉन्ड करेगा इस वैल्यू को. बस ये चेक करना है. 48 करस्पॉन्ड करा 8400 को, तो 54 करस्पॉन्ड करेगा 9450 को. करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर इज चॉइस ए. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन एसआईसीआई का कि आपको 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, 4 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है. इनका डिफरेंस चेक करो. यू विल रियलाइज कि वो इस बेस का 10% आएगा, विच इज इनका डिफरेंस आएगा 6655. तो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा है. अगर दो कंसेक्यूटिव ईयर्स के बीच का डिफरेंस देखें, दो कंसेक्यूटिव ईयर्स के बीच का डिफरेंस देखें फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट. तो अगर इन दोनों का डिफरेंस 6655 है, तो वो 6650 का कुछ नहीं है बट 10% है, एंड दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्वेश्चन डन. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, रेशोज कंपेयर करना है. 1/x 1/y 1/z अगर 2:3:5 है, तो इफेक्टिवली आपको बताना है क्या x/z का रेशो 15:10:6 आ जाएगा. आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर किसी का आंसर करेक्ट आंसर आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. डुप्लीकेट रेशो 2:7 का स्क्वायर कर दो 449, तो ये मैच हो जाएगा b से. 2:7 का सेम रेशो इज सेम एज 4:14. आई डोंट नो why are they even asking such fundamental questions. 5:6 का रेशो 25:30 है, तो बच्चा आपका कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करके सीधे ये आ जाएगा. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर का स्टैंडर्ड क्वेश्चन. सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, गेट द आंसर एज डी. डिजिट्स इन यूनिट्स प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. आई एम नॉट इवन अरेंजिंग दिस. इजी क्वेश्चन है. सारी वैल्यूज आप या तो पुट करके मल्टीप्लाई करके आंसर सोच सकते हो. सी और डी में तो कोफिशिएंट सेम है. √5 √7 में से ऑब्वियसली बड़ा कौन सा होगा. √7 बड़ा होगा. इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाना है. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अगेन 16 2/3% है ये. अंडरस्टैंड, 16.66%, which means it is 16.66 divided by 100. This is 2/15, this is 0.17, this is 0.25% of 64. So 0.25 upon 100 into 64.
आई थिंक बहुत कन्वीनियंट तरीके से हर कोई सॉल्व कर सकता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर रूट्स रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? 1 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नथिंग बट सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 के बराबर है, सी बाय ए 1 के बराबर है, तो आर अपॉन पी जो है वो 1 के बराबर है। आर अपॉन पी 1 के बराबर मतलब पी किसके बराबर है? आर के बराबर। नेक्स्ट, अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर, और अब उसमें एक स्फीयर डाल दिया, तो मेंसुरेशन के दो फॉर्मूलेज बस आपको पता होने चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर, सो 4 इंटू एच। इतने से सिलेंडर के वॉल्यूम की हाइट बढ़ेगी, और स्फीयर का वॉल्यूम जितना वॉल्यूम लेके आ रहा है अपने साथ, उतनी करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम डिस्प्लेस कर देगा। सो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। आर इज व्हाट? स्फीयर के केस में इट इज 3, तो इंटू थ्री 4/3 पाई आर स्क्वायर, या 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो थ्री टाइप्स मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे पाई कैंसिल कर देते हैं, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर देते हैं, एक 3 से 3 कैंसिल हो गया। एच की वैल्यू निकालनी है, सो एच की वैल्यू कम्स आउट टू बी 9/4। करेक्ट आंसर चॉइस सी। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, डिसऑनेस्ट डीलर। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली 10% का लॉस यहाँ हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो यहाँ पर सक्सेसिव चेंज के फॉर्मूले के हिसाब से -10% का तो एक इम्पैक्ट किया जाएगा। और जो दूसरा पार्ट है बी विच इज बिकॉज ऑफ चीटिंग, तो वो 30% लेस वेट रख रहा है, तो आपको इफेक्टिवली प्रॉफिट होगा 3/7 इंटू 100 का, विच इज 300/7 का। सो आपकी बी की जो वैल्यू आ गई है वो 300/7 आ गई, 300/7%, विच इज 42 पॉइंट समथिंग। सो अब आप सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, एंड बहुत कन्वीनियंटली आपका आंसर आ जाएगा चॉइस डी, 28 इंटीजर 4/7%। सो ओरली भी ऐसे सोच सकते थे कि जब आप 30% लेस वेट लेके जा रहे हैं, तो 30% लेस वेट मतलब 3/7 का प्रॉफिट है। 3/7 ट्रांसलेट्स टू 42.84% समथिंग अप्रोक्सीमेटली। अब 42.8 का प्रॉफिट आपको वैसे हो रहा है, और 10% का लॉस अदरवाइज हो रहा है। इसका अगर सक्सेसिव अप्लाई करोगे, तो 42 माइनस 10, 32 तो वही हो गया, और फिर कुछ पार्ट नेगेटिव का होना है, तो 32 से थोड़ा सा कम हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा। 28 इंटीजर 4/7 बिकम्स अवर आंसर। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, शायद इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी में। सो गेटिंग अ येलो मार्बल, येलो कितनी है? 4, तो 4/10 होता, बिकॉज टोटल कितनी मार्बल्स है? 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो मार्बल इज 1/5, गलत है। गेटिंग अ ग्रीन मार्बल, ग्रीन 3 है, टोटल 10 मार्बल्स है, तो ये करेक्ट है। येलो और ग्रीन का टोटल देख लो, 4 और 3 7, 7/10, ये भी सही है। तो बी एंड सी आर करेक्ट, चॉइस सी बिकम्स योर आंसर। करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड ओमेगा, तो 5 लेटर का वर्ड है, और इस 5 लेटर के वर्ड में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, वी आर आस्क्ड की वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पर विच इज 135, यहाँ पर वॉवल्स को आना चाहिए। वॉवल्स कितने? 3, तो ओ एम, नहीं ओ, यू हैव ई एंड यू हैव ए, ये 3 वॉवल्स इन ऑड पोजिशंस पे आएंगे। अब ये अपनी जगह मूव कर सकते हैं, सो दे हैव दिस एबिलिटी टू गेट अरेंज देमसेल्व्स हियर। सो ये कितने तरीके से हो सकता है? फैक्टोरियल 3 से। और यहाँ रिमेनिंग जो प्लेसेस हैं, जो रिमेनिंग प्लेसेस है वहां पर 2 फैक्टोरियल से रिमेनिंग लेटर्स का अरेंजमेंट हो जाएगा, तो इंटू 2 फैक्टोरियल और कर देते हैं। सो फैक्टोरियल 3 6 इंटू 2, आंसर कितना आ जाएगा? चॉइस ए, 12 वेज। नेक्स्ट, इसको SICI के तरीके से भी कर सकते हैं, इसको एलिगेशन से और जल्दी कर सकते हैं। आपको 5% पे कुछ अमाउंट दिया हुआ है, आप एक्स्ट्रा 8% पे और इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिससे ओवरऑल 6% का रिटर्न आए। सिंपल एलिगेशन अप्लाई किया तो रेशियो आ रहा है 2:1। जो 5 वाला फैक्टर है, 5% रेट वाला है, दैट करस्पॉन्ड्स टू 2, और उसकी वैल्यू दी है 1200 रुपीज। तो अगर ये 1200 है, तो 1 किसे करस्पॉन्ड करेगा? 600 को। दैट बिकम्स योर आंसर, चॉइस बी। करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। ABC तीनों ग्रेटर देन 0 हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, और तीनों इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करिए, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करिए, तो A अपॉन बी का लेस देन 0 होगा? नहीं। क्या A इंटू बी, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा? यस। डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर, अगेन पॉजिटिव, तो करेक्ट आंसर चॉइस बी। सो ब्रॉडली अगेन इजी क्वेश्चन से क्यूए में, नॉट टू डिफिकल्ट। बढ़ते हैं आगे LR की तरफ। LR के क्वेश्चंस के आंसर्स क्विकली देख लें। LR में टिपिकल अजम्पशन इम्प्लिसिट है नहीं उसका क्वेश्चन। सो statement, you know that your shirt is excellent when people ask about your tailor who tailored the shirt. Assumption क्या है इसमें? People do not ask about the tailor if your shirt is not good.
तो ये अजम्पशन इम्प्लिसिट है कि लोग टेलर के बारे में तभी पूछ रहे हैं जब आपका शर्ट अच्छा है, तो अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, बट क्राइटेरिया के बारे में देयर इज नथिंग मेंशन। तो अजम्पशन लेने के लिए देयर हैज टू बी समथिंग मेंशन्ड अबाउट द क्राइटेरिया, जो कि नहीं गिवन है। सो अजम्पशन टू इज नॉट इम्प्लिसिट, सो विल से ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट। देन क्रूड ऑयल को लेकर क्वेश्चन स्टेटमेंट्स ये हैं, दो कंक्लूजन्स हैं, चेक करना है कौन सा फॉलो करेगा। डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बहुत फास्ट पेस से बढ़ रही है कंपेयर टू द प्रोडक्शन। सो डिमांड का जो रेट है वो ज्यादा है प्रोडक्शन से, हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर, रेट ऑफ ग्रोथ इज फास्टर या रेट इज फास्टर। कंक्लूजन, क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेड। अब देखो डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है, तो क्या क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा? हाँ। सो वी फील की कंक्लूजन वन भी हो सकता है। डोमेस्टिक डिमांड शुड रिड्यूस, या तो डिमांड रिड्यूस करते हैं, हम कुछ ऑल्टरनेट सोर्सेज पे चले जाएं, हमारी डिमांड कम हो जाए, तो ये भी ठीक है। लेकिन दोनों साथ की जब हम बात करें तो कोई ऑप्शन ऐसा है कि यस, चॉइस सी, आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलोस, तो हम आंसर मार्क कर देंगे सी। बढ़ते हैं आगे। इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ, ए 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इस डायग्राम को ऐसा बना सकते हैं कि लेफ्ट हैंड कहीं यहां पर है, ए 16 है लेफ्ट हैंड से, मतलब ए के पहले कितने लोग होंगे? 15। सी 16 फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड यहां ले लिया हमने, सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड, दिस इज आवर राइट हैंड, और राइट हैंड से सी यहां कहीं है, और सी 16 है राइट हैंड से, मतलब सी के राइट में भी 15 लोग होंगे। तो अभी अगर काउंट करना हो तो प्लीज बी केयरफुल, इसको 1% काउंट करना है, इसको भी 1% काउंट करना है। तो अभी जितने सिस्टम में लोग हैं 15, ये 16, 17 और फिर और 15, तो टोटल 32 लोग हो गए अभी तक, ए और सी तक। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, मतलब यहां कहीं बी आएगा, फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, और इनके बीच में कितने लोग आएंगे? 3। और आगे बोला है बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब इसके बीच में कितने लोग होंगे? 4। तो अब काउंटिंग करना है कितने लोग हैं? 15 तो ये हो गए, एक में काउंट लेता हूँ ए के लिए, फिर ए और बी के बीच में 3 लोग, फिर बी अकेला एक पर्सन, इसके लिए काउंट एक, फिर 4 लोग बीच में, फिर सी के लिए एक काउंट, और फिर 15 लोग और। इनका क्विक टोटल करना है, सो वी हैव 16 प्लस 3 19 20 25 और 15 40, दैट बिकम्स आवर आंसर। बढ़ते हैं आगे। A watch which gains uniformly is 2 minutes slow at 10 a.m. तो 2 मिनट पीछे चल रही है सुबह 10 बजे, और अगले दिन 1 बजे, अगले दिन 1 बजे मतलब कितना टाइम रिलैक्स हो गया? 10 a.m. इन द मॉर्निंग फ्रॉम टुडे, 10 a.m. इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे, दैट इज 24 आवर्स, और 1 बजे तक 3 घंटे और, तो 27 आवर्स में कितना इसका गेन हो गया? 2 मिनट पीछे थी और 2.5 मिनट फास्टर हो गई, तो 2 पीछे 2.5 फास्टर, मतलब 4.5 मिनट्स का गेन। सो 27 आवर्स में, 27 आवर्स में जो इसने गेन करा है वो 4.5 मिनट्स का करा है। हमसे पूछा है कि कितनी बजे करेक्ट टाइम दिखाएगी, तो स्टार्टिंग में तो ये 2 मिनट स्लो थी, तो हमें 2 मिनट अगर रिकवर करवा देंगे तो सही टाइम बता देगी। 2 मिनट रिकवर, सो इफेक्टिवली यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, 4.5 घंटे आगे बढ़ने के लिए 27 आवर्स लेती है, तो 2 मिनट्स रिकवर करने के लिए कितना लेगी? 2 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 27 आवर्स आफ्टर 10 AM, करेक्ट टाइम 10 AM के बाद। इसको कैंसिल करें, अगर 20 और 45 मान ले तो 5 4 जा 5 9 जा, 9 से कैंसिल करें 3 जा, तो आपका आंसर आता है 12 आवर्स, 12 घंटे में ये काम हो जाएगा। तो 10 बजे सुबह मंडे के बाद 12 घंटे, 10 बजे ट्यूसडे 10 PM, और सॉरी मंडे सेम ही डे के 12 घंटे आगे बढ़ा दिए, 10 PM मंडे बिकम्स आवर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आर्ग्यूमेंट्स हैं, शुड देयर बी कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन? Debatable question है, I don't strongly agree with the typical thought process that are given in some of these questions, but these are picked up from some standard books, कुछ books के already existing materials है, as it is pick कर लिया गया एग्जाम में। इंटरनेट पे कॉपी पेस्ट करोगे तो बहुत इजीली बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको ये सोर्स मिल जाएगा, और वहां पे जो आंसर्स दिए हैं दे डिबेटेबल आंसर्स। दे सेइंग दैट आर्ग्यूमेंट 2, दिस विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन विद सीरियस एलिमेंट, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है, तो दिस इज अ वैलिड आर्गुमेंट, तो करेक्ट आंसर इज बी। बट अगेन ऐसे सब क्वेश्चंस में सब्जेक्टिविटी रहती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बाल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड, सो बैरन इज रिलेटेड टू फर्टाइल। एंटोनिम्स का पेयर ढूंढना था, बैरन का ऑपोजिट फर्टाइल, आंसर चॉइस सी। इफ ब्लू मीन्स ग्रीन, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलती करी है, दो तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं इसमें, एक आता है इज कॉल्ड। इज कॉल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम मीन्स। जब ये मीन्स की बात करते हैं और इज कॉल्ड की बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको इज कॉल्ड करके कुछ बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल लायन इज कॉल्ड स्काई, अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो लायन इज कॉल्ड स्काई का मतलब यह है कि लायन इज द ऑब्जेक्ट, या जिस
के बारे में बात कर रहे हैं और दिस इज द करस्पॉन्डिंग न्यू नेम गिवन। तो अब से मुझे कभी भी लायन को रेफर करना होगा तो मैं स्काई बुलाऊंगा। ये वाली कोडिंग डिफरेंट होती है कंपेयर टू ब्लू मीन्स ग्रीन। फॉर एग्जाम्पल इसी में अगर मैं लिख देता लायन मीन्स स्काई, तो इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट के बारे में मैं रेफर कर रहा हूं और जो करस्पॉन्डिंग नया नाम उस ऑब्जेक्ट को देने वाला हूं वो इंटरचेंज हो गए। सो ऑलवेज रिमेंबर कि लायन मीन स्काई में लायन इज द न्यू नेम फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज स्काई। तो जब मैं स्काई के बारे में बात करूंगा तो मैं उसका नया नाम क्या लूंगा, लायन। सो मैं किस तरह का स्टेटमेंट बोलूंगा कि हम बोलते हैं स्काई वैसे ब्लू होता है बट नई कोडिंग के हिसाब से लायन इज ऑफ ब्लू कलर वैसा। तो लायन इज द न्यू नेम फॉर द ऑब्जेक्ट स्काई। तो जब मीन्स बोला है तो अंडरस्टैंड जब आप ब्लू वर्ड बोलते हो तो इसका मतलब निकल के आता है एक्चुअल में ग्रीन कलर। जब आप ग्रीन वर्ड बोलते हो तो इसमें एक्चुअल मतलब निकल के आता है व्हाइट कलर। तो ग्रीन बोलोगे तो व्हाइट का मतलब निकलेगा। कलर ऑफ मिल्क क्या होता है, व्हाइट। आपको बताना है व्हाइट नई कोडिंग के हिसाब से, तो आप क्या बोलोगे, ग्रीन। तो करेक्ट आंसर आएगा चॉइस डी, ग्रीन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई थिंक एनालिसिस में भी हमने कवर कर लिए थे क्वेश्चंस कुछ तो सारे। चॉइसेस सी, पहले मॉनसून और उसके बाद रेन। बी ए वाला ऑप्शन जो भी है वो चूज करके आप आगे बढ़ सकते हो। सर्टेन कोड लैंग्वेज में हैंड इज रिटन एज SZMW, तो कुछ नहीं है। हैंड के लिए H जो है वो कोड हुआ है S से, A कोड हुआ है Z से, तो ऑपोजिट्स कोड हो गए हैं। कोडिंग के टाइम पे कुछ नहीं करा है। हैंड के करस्पॉन्डिंग जो कोड बना है वो है SZMW। तो बेसिकली ऑपोजिट्स, H का ऑपोजिट S, A का ऑपोजिट Z। तो जब आप इस तरह की ऑपोजिट्स की पेयरिंग कर देते हो 26 लेटर्स की, तो यू गेट द आंसर स्ट्रेट अवे। तो मिल के लिए क्या होगा, M के ऑपोजिट क्या है, N। तो अब ऑप्शन चेक कर लो कौन सा N से स्टार्ट हो रहा है, चॉइस सी, दैट बिकम्स योर आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बढ़ते हैं आगे। मंकी क्लाइम्स 20 फीट, फिर रुकता है 5 फीट नीचे आता है। तो इफेक्टिवली 1 घंटे में क्या हो रहा है, 15 फीट। सो 1 आवर में वो 15 फीट कवर कर रहा है। हमें कितना कवर करवाना है, 110। इस तरह के क्वेश्चंस में ऑलवेज रीच क्लोज टू द वैल्यू, क्योंकि हो सकता है बाद में 5 फीट नीचे ना आना पड़े, बिकॉज क्वेश्चन ने क्लियरली लिखा है एट व्हाट टाइम विल ही फर्स्ट टच द फ्लैग। तो आप 6 घंटे का टेंटेटिव टाइम लेके चलो तो 15 से कितना हो जाएगा, 90 फीट। 6 घंटे में 90 फीट हो गया। अब जब 7वां घंटा आगे होगा तो वो 20 फीट और आगे जाएगा, तो 110 चला जाएगा 7 घंटे में। अब उसे 5 पीछे आने की जरूरत नहीं है करके 105 करने की जरूरत नहीं है कि 7 घंटे में तो 105 हुआ, फिर 5 के लिए और लगना पड़ेगा, नहीं। तो 7 आवर्स इज द आंसर। 8 बजे बाद 7 घंटे आप मेजर कर लो, 3 PM बिकम्स द आंसर, चॉइस बी। बढ़ते हैं आगे। ऑड वन आउट, बाजरा, बार्ली, मस्टर्ड। सो करेक्ट आंसर इज मस्टर्ड। मस्टर्ड इज ऑड वन आउट, इट्स एन ऑयल सीड, बाकी सारे फूड ग्रेन्स हैं। डाइज रोल्ड, और आपको 2 के ऑपोजिट कौन सा है, तो 2 के एडजेसेंट देख लो। एक्चुअल एग्जाम में और बहुत सारे डायग्राम से, बट जनरल थॉट प्रोसेस से समझा रहा हूँ। 2 के एडजेसेंट 4 6 है और 2 के एडजेसेंट 1 3 है। तो 2 के जो 4 एडजेसेंट नंबर्स हैं वो आपको मिल गए 4 6 1 और 3। तो जो बचे हैं, बचा कौन सा है, एक ही बचा है 5, वो ऑपोजिट होगा। करेक्ट आंसर चॉइस सी। देन मिस लिली स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम हर हाउस एंड गोज 2 किलोमीटर स्ट्रेट। तो 2 किलोमीटर स्ट्रेट चली गई। देन शी टर्न्स टुवर्ड्स हर राइट एंड गोज 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर ट्रैवल कर गई। देन शी अगेन टर्न्स राइट, इसके बाद फिर से राइट ट्रैवल कर रही है और 1 किलोमीटर आ रही है नीचे। अब यहां पहुंच गई वो। अब ये बोल रहे हैं शी इज फाइनली इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस। हाउस से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, सो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, देन इन विच डायरेक्शन डिड शी गो इन द बिगिनिंग। अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है तो क्लियरली ये डायरेक्शन को क्या होना पड़ेगा, नॉर्थ। इसके नीचे की तरफ साउथ, ऊपर की डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट, ताकि नॉर्थ और वेस्ट का कॉम्बो क्या आ जाए, नॉर्थ वेस्ट। तो इन विच डायरेक्शन डिड शी गो इन द बिगिनिंग, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। बढ़ते हैं आगे। चूज करेक्ट वर्ड। विजिलेंटे इज टू बीइंग अलर्ट, तो वायबल इज टू फिजिबल। सिमिलर साउंडिंग, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड सिनोनिम्स ढूंढने थे, क्लोजली रिलेटेड मीनिंग्स वाले एनालॉजीज में, तो आंसर फिजिबल। बढ़ते हैं आगे। मिसिंग टर्म ढूंढना है। ये जो नंबर बीच का आ रहा है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ थॉट स्क्वायर रूट लेकर कर सकते हैं। 13 3 6 और 8, आप सारे नंबर्स को ऐड करो, so you'll get 13 and 3 16 and 6 22 and 8 30, टोटल 30 आ रहा है। और 30 को अगर 5 से डिवाइड कर दें तो बीच का नंबर 6 आ जाता है। सेम चीज यहाँ हो रही है, सेम चीज यहाँ हो रही है, तो बस सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट लेके 5 से डिवाइड कर दो, सो you'll get 11 हियर, 9 हियर, 10 हियर एंड 5 हियर। तो इफेक्टिवली आपका टोटल बन रहा है 35। 35 को 5 से डिवाइड करो, योर करस्पॉन्डिंग आंसर विल बी 7। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन लगा कुछ लोगों को, गलती भी करी बहुत सारे लोगों ने। इसका एक बहुत इजी तरीका मैं एक्सप्लेन करता हूँ
कि आंसर क्या आएगा। आंसर आई एम श्योर ऑलरेडी शायद काउंट करके निकाल लिया होगा, बट इजियर तरीका क्या है, ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी एक आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का फिगर मिल रहा है अलॉन्ग विद डायगोनल्स, और इसमें आपको काउंट करने हैं कि कितने ट्राइंगल्स हैं इस रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप के फिगर में, दोनों डायगोनल्स दीजिए। तो हम एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, उसके थ्रू ये काउंटिंग करेंगे कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप पहले ये तो काउंट कर लो कि छोटे ट्राइंगल्स कितने दिख रहे हैं, तो 4 दिख रहे हैं। उसके बाद आप किसी एक डायगोनल को पिक कर लो और इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की जगह ट्राइंगल्स को क्लब करके सोचो कि क्या दो को क्लब करके ट्राइंगल्स बन सकते हैं। तो स्मॉलर ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें, सबसे स्मॉलर ट्राइंगल्स तो हो गए 4, 1 2 3 4 वाले। फिर क्लबिंग टू एट अ टाइम, क्लब टू एट अ टाइम वाले ट्राइंगल्स देखें। क्लब टू एट अ टाइम में क्या होगा, आपने 1 और 2 को क्लब करा, 1 + 2 तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर है। सिमिलरली 3 और 4। फिर आप बोलोगे सर 2 और 3 को भी तो क्लब करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता, बिल्कुल 2 और 3 को क्लब करके भी बनता और 1 और 4 को भी बनता। तो 4 इंडिपेंडेंट स्मॉलर और 4 और 8 बन गए। अब क्लब 3 एट अ टाइम सोच के देख लो, क्या कोई 3 ट्राइंगल्स को क्लब करके ट्राइंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। 4 को क्लब करके तो स्क्वायर ही बन रहा है, तो नहीं है। तो इफेक्टिवली 8, इसको आप याद ही रख सकते हो कि एक स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स हैं तो 8 बने। तो अब यहाँ देख लो स्क्वायर्स या रेक्टेंगल वाले शेप कितने बन रहे हैं। तो मैं इनका नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, ये अब ABCD, और इसको नाम देते हैं EFC, और ये G। ठीक, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन HI, इसको नाम देते हैं K। आई थिंक इतना बहुत रहेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप स्क्वायर देखो ABCD, ABCD स्क्वायर में आपको 8 मिल जाएंगे ट्राइंगल्स इस लॉजिक से। अभी इसका आंसर हमने 8 याद कर लिया है। ABCD बड़े वाले स्क्वायर में आपको 8 मिल जाएंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ EFCG वाले को देखो, EFCG ये एक अलग, EFGC ये एक अलग दिख रहा है, इसमें 8 मिल जाएंगे। 16 तो आपके ट्राइंगल्स हो गए। 16 के बाद आप इसको देखो EHK को, ये 17 हो गया, इसके पास वाला 18 हो गया। EKI, और इसी को अगर बाउंड्री के हिसाब से देखें इन दोनों को क्लब करके, तो ये 19वां हो गया। ठीक, फिर आपको ये दो छोटे ट्रायंगल अलग से दिख रहे हैं, ये 20वां और ये 21वां। क्या हमने सारे ट्रायंगल्स कवर कर लिए? बिल्कुल। इनफैक्ट 21 से बड़ा ऑप्शन नहीं है, तो इसके बाद तो गारंटी है कि आंसर 21 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जीके के क्वेश्चंस पे आते हैं स्लॉट 1 में। सो फेमस पर्सनालिटी एसोसिएटेड विद द बुक माय लाइफ, ऑथर बिल क्लिंटन। कथकली इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? आंसर चॉइस ए केरला। Ajat is the founder of Renka dynasty. No, that is incorrect. And earliest capital of Magad was Rajgi. Yes, that is correct. So correct answer is choice G. ग्रेफाइट और डायमंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, स्कूल में पढ़ा होगा। क्या दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं? हाँ। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्ध वाज born in 540 BC। तो 540 BC गलत है, 563 है, तो 1 इज रॉन्ग। Second, Buddhism followed the middle path, that is true, and believed in non-violence. So second is true, 1 is false. Anthropology is a branch of science that deals with study of flowers. ये correct है, statement 1 is correct. Pedology is not the science of dealing with fruits. ये है soil का। तो fruits के लिए जो actual word होना चाहिए था वो था pomology, pomology, बट वो नहीं है। Pedology is for soil, तो second wrong है। करेक्ट आंसर इज चॉइस सी। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो क्लियरली ए वाला स्टेटमेंट तो गलत है, बिकॉज चित्तरंजन दास वाज अ मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी, इनफैक्ट ही वाज अ प्रेसिडेंट एज वेल। तो ये वाला स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है। अब नीचे मल्टीपल चॉइसेस गिवन थी, अगर आपको ये क्लियर है तो आप उसका करेक्ट आंसर मार्क कर पाते। ऑल्दो आई कैटेगराइज दिस एज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने एक ऑप्शन चॉइस ये भी दी है कि 1923 के इलेक्शन में उन्होंने कितनी सीट्स कैप्चर करी। वो नंबर याद रखना कि चलो इलेक्शन जीते थे यहाँ तक भी ठीक है, बट नंबर ऑफ सीट्स याद रखना इज चैलेंजिंग। फाउंडेशन स्टोन, ये सी वाला स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट है। एनसी केलकर वाज आल्सो द फाउंडिंग मेंबर, तो बी और सी तो करेक्ट है। अब इसके बेसिस पे अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके लगा पाते तो आपका करेक्ट आंसर आता। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन? मेसोपोटामिया। सो मेसोपोटामिया इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सो 1 तो ट्रू नहीं है। अब अगर 1 ट्रू नहीं है तो चॉइस ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अज्यूमिंग दीज आर द करेक्ट चॉइसेस गिवन द पेपर। मेमोरी बेस्ड है तो हो सकता है ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो, एक्चुअल ऑप्शन डिफरेंट हो, बट अगर ये ऑप्शन थे तो ये नहीं हो सकता।
क्या टू करेक्ट है? यस, पीपल वेयर फेमिलियर विथ व्हीट राइस, तो टू करेक्ट होने के कारण एक ही ऑप्शन बचा विच इज बी, दैट बिकम्स योर आंसर। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A, चॉइस बी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 November। मेसी बिलोंग्स टू विच कंट्री? चॉइस सी, अर्जेंटीना। पंचायत राज was first established in Rajasthan, so that becomes our answer. First foreigner to receive Bharat Ratna Award, choice C, Khan Abdul Ghaffar Khan. World record of first space tourist, choice C, Dennis Tito. Father of green evolution, अब इसमें दो चीजें हैं, father of green revolution in the world and father of green revolution in India. Mr. M.S. Swaminathan was the father of green revolution in India, and correct answer is Norman Borlaug for the father of green revolution in the world. In fact, M.S. Swaminathan की जो daughter है सौम्या स्वामीनाथन, she was also the chief scientist at WHO. But anyways, हमसे वर्ल्ड का पूछा है तो चॉइस सी, नॉर्मन बोरलॉग। आगे बढ़ते हैं, मैच करना है। बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर, देन ये ब्लू प्लैनेट इज अर्थ, इसके बाद कोल्डेस्ट प्लैनेट वैसे तो यूरेनस है, बट अगर ऑप्शंस के हिसाब से सोचे तो नेपच्यून मैच कर जाएगा। हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, सो यू कैन मार्क द आंसर। पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन 1905, उसके जस्ट इमीडिएटली एक साल बाद मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906। चौरी चौरा हैपेंड इन 1922, तो फिर होम रूल मूवमेंट टिपिकली हैपेंड इन 1916। करेक्ट आंसर चॉइस ए। 20th एशियन गेम्स 2026 विल बी हेल्ड इन, चॉइस बी, जापान। ठीक, बढ़ते आगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट्स लिखी हुई हैं कि कौन सा डे कब आता है, यू कैन क्विकली मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली। बढ़ते आगे, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन चलते हैं, विच वाज ट्रिकी। तो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रिकॉल कर पाए, लेट्स लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस। Which of the following is an example of speculative business risk? So probably the correct answer has to be C. A special promotion fails to increase the scales. Whenever you say speculative, it has a certain amount of guesswork or possibilities or probabilities का play. Understand that when you're saying कि 70% chance है, 30% chance नहीं भी है, and something like this, when you are playing with probabilities and taking calls and decisions, then we say it is speculative. You're doing some kind of guesswork. It can be calculated guess, but it's still a guess. So special promotion फेल हो जाता है तो भाई ठीक है ना, स्पेकुलेटिव था, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि होगा तो मतलब स्पेशल प्रमोशन होगा तो सेल्स बढ़ेंगी ही, जरूरी नहीं है। असर्शन और रीजन, so assertion में small businesses are considered important for economic development. Yes, this is true. Small businesses can be innovators for new products and provide specialist support to large companies. This can be true as well, but is this a reason why they are considered important? Not necessarily. So we'll say both A and R are correct, and R is not the correct explanation of A. An entrepreneur can get a lot of quality information about the competitors from reports and its website. Definitely true. फर्स्ट स्टेप टू विल फाइनेंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट इज प्रमोटर्स बायोडेटा। प्रमोटर के बायोडेटा से मतलब नहीं है, तो वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। पीपल्स एटीट्यूड हैव चेंज्ड ओवर द इयर्स लीडिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट इन गवर्नमेंट बिजनेस ग्लोबली। तो पहला, पीपल के एटीट्यूड से कोई लेना देना नहीं भाई, लोगों के एटीट्यूड से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ग्लोबली बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है। टेक्निकलिटी के कारण यस, इट इज लीडिंग स्टेट और गवर्नमेंट्स टू मेक इंटरवेंशन इन बिजनेस, तो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, वन इज नॉट करेक्ट। दैट कुड बी अ पॉसिबल आंसर। Which of the following is not a part of EDP, Entrepreneurship Development Program? Possible answer D, arranging infrastructural capabilities. What is the following stages of entrepreneurship? So stages को arrange करना है, इसमें सबसे पहला स्टेज आएगा नॉलेज का, सेकेंड स्टेप विल बी इंक्यूबेशन, सो वन के बाद टू, देन फॉलोड बाय आइडिया एक्सपीरियंस विच इज फोर, followed by 5 which is evaluation, and followed by 3 which is the final implementation. So choice C could possibly be your answer. Then बढ़ते हैं आगे। So which of the following is not a form of organization to initiate business entrepreneurship? Correct answer choice D। बाकी सारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, पार्टनरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, वन पर्सन कंपनी हो सकती है, या नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, बट लिव एंड लाइसेंस इज नॉट अ टिपिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आई थिंक मोरलेस सबका सही गया होगा। स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पेयर इंट्राप्रेन्योर। इनफैक्ट जस्ट रिमेंबर द वन शॉट रिविजन दैट वी हैड जस्ट वन डे बिफोर, तो उसमें इंट्राप्रेन्योर, गिफर्ट पिंचॉट हमने डिस्कशन करा था, इनरप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर, सम ऑफ यू हैव सीन द सेशन। सो इंट्राप्रेन्योर के लेकर दो क्वेश्चंस आए। इंट्राप्रेन्योर इज रिस्क टेकिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सो करेक्ट आंसर चॉइस डी आ जाएगा। एंटरप्रेन्योर ऑब्वियसली इज टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, सो बी के लिए टू आ जाएगा। कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग वैल्यू एडिशन,
distributor is looking for utility maximization. Correct answer choice D. बढ़ते हैं आगे. डिजाइन थिंकिंग में प्रोटोटाइप तो आता है, डिफाइन आता है, एम्पैथाइज आता है, टेस्ट भी आता है. यहाँ पे मॉडलिंग की जगह क्या होना चाहिए था? आइडिएट. रिमेंबर वी हैव हैड अ सेशन इन डिटेल जहां पर हमने डिजाइन थिंकिंग का पूरा 5 स्टेप्स का प्रोसेस समझा था. स्लॉट 2 में तो वो पांचों स्टेप्स आ गए. स्लॉट 1 में आ गया कि कौन सा पार्ट नहीं है. तो काफी सारे क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर भी आ जाएगा. काफी सारे क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू आए हैं. A corporate manager starts a new initiative again, something that we covered just a day before, entrepreneur. Uh, that's it. I think broadly these were the questions that you can cross check and verify कि आपके सही गए हैं या नहीं. We'll have a similar such detailed analysis for correct answers for the slot 2 version. Stay tuned. I'll take a leave. Ciao.